हेलो विद्यार्थियों। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, जहां से बार बार 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैव प्रक्रम अध्याय 5 जैव प्रक्रम। यहाँ से हमारी बायोलॉजी जीव विज्ञान के पाठ प्रारंभ हो रहे हैं। हम प्रारंभ करते हैं। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वे मूलभूत क्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। ऐसी प्रक्रियाएं या ऐसे प्रक्रम जो किसी जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। मुख्य रूप से हमारे जैव प्रक्रम होते हैं पोषण, पाचन, श्वसन, वहन या परिवहन, उत्सर्जन। ये सभी हमारे जीवित मनुष्य के लिए या जीवित जीवों के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं, जिन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ये प्रक्रम जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि करने, ऊतकों की मरम्मत करने और जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए हम इन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं और ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। पहला हमारा प्रक्रम है पोषण। पोषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सजीव भोजन प्राप्त करते हैं और अपने अस्तित्व, वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत के लिए इसका उपयोग करते हैं। पोषण जिस प्रक्रम के द्वारा मनुष्य या सजीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं, और उस पोषण से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग अपने अस्तित्व, वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत के लिए किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रम को हम पोषण कहते हैं। पोषक तत्व जीवों के लिए आवश्यक भोजन के घटकों में पोषक तत्व आवश्यक भोजन के घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्यतः प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, रुक्सांश, रफेज, ये सभी मुख्य रूप से पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। पोषण के प्रकार मुख्य रूप से हमारा पोषण दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषी पोषण। स्व यानी स्वयं, ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई जीव सरल, अकार्बनिक या कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाता है। वैसा प्रक्रम जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन तैयार करता है, स्वयं अपने भोजन का निर्माण करता है, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। तथा ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। ऐसे जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी जीव कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उदाहरण हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल के साथ पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल अपने भोजन का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम शामिल है। विषमपोषी प्रक्रम। विषमपोषी का मतलब होता है अन्य या दूसरा। ऐसा पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता और भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। तथा ऐसे जीवों को विषमपोषी जीव कहते हैं। विषमपोषी जीव कहते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पर या दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। विषमपोषी जीव के अन्य उदाहरण हैं मृतपोषी या मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। पोषण के दो प्रकार होते हैं। स्वपोषी जिसमें स्वयं का भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। विषमपोषी वे खुद के भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। हम पहला प्रकार पढ़ते हैं मृतपोषी पोषण। इस पोषण विधि में जीव अपना भोजन मृत, सड़ते गलते कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे मृत पौधे, मृत जीव जंतु, सड़ी गली ब्रेड। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं, पौधों, सड़ी गली ब्रेड या नष्ट होने वाले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उस प्रकार के पोषण को मृतपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण है मशरूम, कवक, फफूंद, यीस्ट ये सभी अपना पोषण सड़े गले हुए या मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। दूसरा प्रकार है हमारे विषमपोषी का परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में कोई जीव किसी अन्य जीव को बिना मारे उसके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं। जब कोई जीव किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है और उससे अपने पोषण को प्राप्त करता है बिना मारे, उसके शरीर को बिना नष्ट करें, उसी के शरीर से दूसरे जीव के शरीर से पोषण प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। और इस प्रकार पोषण प्राप्त करने वाले जीवों को परजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल जो जिस पेड़ पर लिपटी होती है उसी पेड़ से अपना पोषण प्राप्त करती है। प्लाज्मोडियम सूक्ष्मजीवी है। मच्छर हमारे शरीर से खून चूसता है और अपना पोषण प्राप्त करता है। जू
वो भी मच्छर के प्रकार से ही हमारे शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी पोषी से भोजन प्राप्त करते हैं। जो परजीवियों को पोषण प्रदान करता है उसे हम पोषी कहते हैं। जो परजीवियों को पोषण प्रदान करता है उसे हम पोषी कहते हैं। तीसरा प्रकार है विषम पोषी का प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में कोई जीव जटिल भोजन को ग्रहण करता है, उसे सरल पदार्थों में तोड़ता है, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण करता है, उपयोग में लेता है और बाद में उनका निष्कासन कर देता है। बाद में अपने शरीर से निष्कासन कर देता है, अवांछित पदार्थों का निष्कासन कर देता है। इसके 5 महत्वपूर्ण चरण है। पहला चरण है अंतर्ग्रहण, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना। पाचन, जटिल भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ना। तीसरा हमारा बिंदु है अवशोषण, पचे हुए घुलनशील पोषक तत्वों को शरीर द्वारा सोखना। इस प्रक्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। तीसरा होता है स्वांगीकीकरण, एसिमिलेशन। जो अवशोषित पोषक तत्व होते हैं उनका उपयोग हमारे शरीर के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने में, शरीर की वृद्धि में किया जाता है। बहिक्षेपण या निष्कासन, अपचित अनडाइजेस्टेड भोजन को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो प्राणी संभोजन में 5 बिंदु होते हैं। अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करना। पाचन, जटिल भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ना। अवशोषण, घुलनशील पोषक तत्वों को शरीर द्वारा अवशोषित करना। स्वांगीकीकरण, अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर द्वारा उपयोग में लेना। बहिक्षेपण, अपचित या अवांछित पदार्थों को अवांछित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बहिक्षेपण कहते हैं। इसके उदाहरण है मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, अमीबा। इन सभी में प्राणी संपोषण पाया जाता है। अंतर्ग्रहण पहला बिंदु, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और अंतिम में बहिक्षेपण, बाहर निकाल देना। अब हमारा बिंदु प्रारंभ होता है पौधों में पोषण। पौधों में हम पहले पढ़ चुके हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए हम इन्हें स्वपोषी जीव भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर हमारे लिए कच्ची सामग्री होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O कच्चा माल प्रदान करता है। जल, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत होता है जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, हमें नहीं, पौधों को। क्लोरोफिल जो पत्ती के अंदर उपस्थित होता है, हरे रंग का वर्णक होता है क्लोरोफिल, जो पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। यह मुख्य बिंदु है। आगे हम चलते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न या इस अभिक्रिया से बार बार 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, हमें यह अभिक्रिया याद होनी चाहिए। 6CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, साथ में 12 H2O 12 जल के अणुओं के साथ सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं से क्रिया करके C6H12O6 ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है तथा साथ में हमारे को ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। और जल के अणुओं का निर्माण भी होता है। महत्वपूर्ण अभिक्रिया है 6CO2 + 12H2O। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल अभिक्रिया करके C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करता है और साथ में ऑक्सीजन के अणु भी हमें प्राप्त होते हैं, ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है और जल के अणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पर तीर के निशान पर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति दर्शाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O जल है, C6H12O6 यहाँ पर C6H12O6 यहाँ पर ग्लूकोज है और O2 यहाँ पर ऑक्सीजन को दर्शाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्लोरोफिल सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के मुख्य चरण, यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न बार बार पूछा जाता है। हमारे हिंदी बोर्ड में बार बार, राजस्थान बोर्ड में, RBSC में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। पहला, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। सर्वप्रथम क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा सूर्य से अवशोषित की जाती है। यहाँ पर ये क्लोरोफिल थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। दूसरा चरण होता है हमारा प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण।
क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। साथ ही इसी समय जल के अणु हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विभाजित होते हैं। जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं में विभाजित होते हैं। जल का यह अपघटन इस प्रक्रम का महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रक्रम में जल का अपघटन होना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अंतिम चरण होता है तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का अपचयन C6H12O6 में होता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहते हैं। निर्मित ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधे द्वारा किया जाता है। कुछ ग्लूकोज का तत्काल ऊर्जा के लिए उपयोग होता है, जबकि अतिरिक्त भोजन को, बची हुई ऊर्जा या भोजन को कार्बोहाइड्रेट को मंड या स्टार्च के रूप में पौधों के द्वारा संचित कर लिया जाता है। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि पौधों के द्वारा भोजन किस रूप में संचित किया जाता है। मंड या स्टार्च के रूप में पौधों के द्वारा भोजन को संचित किया जाता है। और यहाँ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हमारे लिए आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के 3 चरण है। पहला अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और यहाँ पर H2 और ऑक्सीजन के अणु का विभाजन होता है। और तीसरे में अपचयन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है CO2 का, और वो ग्लूकोज का निर्माण करती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये हमारे मुख्य बिंदु है। और हमें पता होना चाहिए कि ये सारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पत्ती में संपन्न होती है, पेड़ की पत्ती में संपन्न होती है। और यह अभिक्रिया कराने के लिए सबसे आवश्यक महत्वपूर्ण कारक होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है, ग्रीन पिगमेंट हरा वर्णक होता है, जो पत्तियों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। क्लोरोफिल क्या है? हरे रंग का वर्णक होता है, जो पत्तियों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना और प्रकाश संश्लेषण के दौरान उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में का कार्य करता है। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है, पत्तियों का रंग प्रदान करता है, और यह प्रकाश ऊर्जा को सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करता है और उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। भोजन का संचय, पौधों में भोजन का संचय स्टार्च या मंड के रूप में संचित होता है। मुख्य बिंदु है, 1 नंबर का सवाल बार बार पूछा जाता है। जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च या मंड के रूप में पौधों के अंदर संचित रहता है। आगे चलते हैं हम। पत्तियों के अंदर रंध्र पाए जाते हैं, जिसे हम स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। रंध्र पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। हमारे पत्ती की सरफेस पर, सतह पर जो छोटे छोटे बारीक बारीक से छिद्र या रंध्र पाए जाते हैं, जो सामान्य आंखों से हमें दिखाई नहीं देते, उन्हें हम रंध्र कहते हैं। यह रंध्र गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या श्वसन की प्रक्रिया होती है, उस समय गैसों के आदान प्रदान में मुख्य भूमिका रंध्र द्वारा निभाई जाती है। रंध्रों के कार्य गैसों को पत्ती के अंदर प्रवेश करने देते हैं और बाहर निकलने में योगदान करते हैं। पत्ती के अंदर आने और जाने में गैस को आने जाने का रास्ता प्रदान रंध्र करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बाद ये ऑक्सीजन गैस को बाहर निकलने देते हैं, ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करते हैं मनुष्य के लिए। तो हमें ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है और उसके उत्पाद के रूप में, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। रंध्र पत्तियों की जलहानि से भी जुड़े होते हैं। रंध्र पत्तियों से होने वाली जलहानि, जिन्हें हम सामान्य तौर पर वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं, उसमें भी महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर हमारे को रंध्र का चित्र दिखाया गया है, इसको समझिए। ये यहाँ पर द्वार कोशिकाएं हैं, जो रंध्र छिद्रों को खुलने और बंद करने को निर्धारित करती है, कंट्रोल करती है। रंध्र छिद्रों को खुलने और बंद करने को कंट्रोल करने वाली कोशिकाएं द्वार कोशिकाएं होती है। पहला चित्र खुले तंत्र को दिखाता है, जबकि दूसरा चित्र बंद स्टोमाटा, रंध्रों के बंद होने के दौरान पत्ती का चित्र दिखाया गया है। अब पत्तियां के रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं और बंद करते हैं, उसको हम आगे जानते हैं। खुला रंध्र, जब कोशिकाएं फूल जाती है उस समय हमारे रंध्र खुल जाते हैं, और जब जल की हानि होती है रंध्र बंद हो जाते हैं। कोशिकाओं के सिकुड़ने पर, द्वार कोशिकाओं के सिकुड़ने पर रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र का खुलना और बंद होना मुख्य बिंदु है, 1 नंबर का सवाल बार बार पूछा जाता है। रंध्र का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। महत्वपूर्ण बिंदु, रंध्रों का खुलना व बंद होना कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं यहाँ पर जो ये पीले रंग में सेम की फली के आकार की ये दिखाई गई है, इन्हें हम द्वार कोशिकाएं
कहते हैं ये रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। जब जल द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती है, जिसके कारण हमारा रंध्र खुल जाता है। जल के प्रवेश करने के कारण द्वार कोशिकाएं फूल जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। जब जल की हानि होती है द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है और रंध्र स्टोमाटा बंद हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना है, द्वार कोशिका में जल प्रवेश करता है, रंध्र खुल जाते हैं। द्वार कोशिकाओं में जल की हानि होती है, कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, रंध्र बंद हो जाता है। जल के प्रवेश करने पर द्वार कोशिकाएं फूलती है, रंध्र खुलना। जल हानि होने पर द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है, रंध्र बंद हो जाता है। पौधा रंध्र क्यों बंद करता है? जो पौधा पत्ती की सतह होती है वो सामान्य तौर से रंध्रों को कब बंद करती है, क्यों बंद करती है? जब पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तथा जब तब वह इन छिद्रों को बंद कर देता है और जल की अनावश्यक हानि को भी रोका जाता है। दो बिंदु है हमारे पर, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती उस समय रंध्र बंद कर दिए जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल की अत्यधिक हानि को रोकने के लिए भी रंध्रों को बंद कर दिया जाता है। द्वार कोशिका के द्वारा रंध्रों को बंद करने का काम करती है द्वार कोशिकाएं, हमें ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु प्रारंभ होता है हमारा अमीबा में पोषण। हम जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अर्थात इसके शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, इसके शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से बना होता है। इसके शरीर के सभी कार्य, भोजन ग्रहण करना, पाचन करना और अपचित भोजन को बाहर निकालने का कार्य एक ही कोशिका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अमीबा भोजन कैसे प्राप्त करता है और पचाता है? फर्स्ट बिंदु है हमारा अंतर्ग्रहण। अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए पादप या कूटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। पादप या कूटपाद क्या होते हैं? कूटपाद या पादप होते हैं नकली पैर या छद्म पैरों जैसी संरचना, जिसके द्वारा अमीबा चलता है और भोजन को ग्रहण करता है। चलने और भोजन ग्रहण करने के कार्य में आती है। सूडो कूट का मतलब आता है आभासी या नकली, पाद यानी पैर, अतः कूटपाद कोशिका के अस्थायी आभासी पैर होते हैं। अमीबा अपने शरीर में से नए कूटपाद नकली पैरों का निर्माण करता है। कूटपाद नकली पैरों का निर्माण करता है जो अमीबा को गति करने, चलने में और भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। नीचे चित्र की सहायता से हम समझेंगे। खाद्यदानी, घेरा गया भोजन खाद्यदानी में भेजा जाता है। खाद्यदानी में वह स्थान है जहां पर भोजन की क्रिया संपन्न होती है, भोजन के पाचन की क्रिया संपन्न होती है। पाचन एंजाइम खाद्यदानी में प्रवेश करते हैं और भोजन को घुलनशील पदार्थों में तोड़ते हैं। पाचन प्रक्रिया के दौरान जो भोजन के जटिल अणु थे उनको साधारण अणुओं में, सरल अणुओं में तोड़ा जाता है और घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। इन सरल पदार्थों को कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उनसे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शरीर के ग्रोथ में, शरीर की वृद्धि में किया जाता है और अपचित पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो भोजन के ऊपर अमीबा कूटपाद द्वारा भोजन को घेरता है, भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, भोजन खाद्यदानी में पहुंचता है, वहां पर पाचक एंजाइमों का रिसाव होता है, भोजन घुलनशील अवस्था में पहुंचता है और पाचन के पश्चात घुलनशील अवस्था में भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है और अवांछनीय पदार्थों को वापस शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये हमारा अमीबा है, अमीबा का ये केंद्रक है और ये खाद्य कण है भोजन के पदार्थ। जब अमीबा किसी भोजन पदार्थ को देखता है तो अपने ये नकली पैर, पादप या कूट पैरों को शरीर से बाहर निकालता है। इस प्रकार से ये भोजन को घेर कर अपने भोजन को खाद्य रिक्तिका या खाद्यदानी में भेजता है। वहां पर पाचक रसों का रिसाव होता है, पाचक एंजाइम कार्य करता है और भोजन घुलनशील अवस्था में बदलता है। उसके बाद भोजन का अवशोषण हो जाता है। अवशोषण के पश्चात जो अवांछनीय भोजन होता है या पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार से यह चित्र अमीबा का डायग्राम, अमीबा में पोषण बार बार 1 नंबर में पूछा जाता है और उसकी प्रक्रिया भी 1 नंबर में पूछी जाती है। यहाँ पर हमारा सामान्य तौर से पहला बिंदु पोषण पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मानवों में पाचन तंत्र, मनुष्यों में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जुड़े रहिए हमारे से। धन्यवाद।